हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल अक्षय की क्लास में। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही अहम चैप्टर वर्णमाला के बारे में आपको बता रहा हूँ। आज से आपका वर्णमाला के कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगी एग्जाम का गलत नहीं होगा, इस बात का मैं निश्चित रूप से वादा कर सकता हूँ। आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या है हिंदी में वर्णमाला। जैसा कि आप सबने सुना होगा, किसी भी कक्षा में आपने कहीं कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ा होगा, प्रत्येक पहली कक्षा में पढ़ाई जाती है आपको वर्णमाला। तो जानते हैं वर्णमाला में जो 52 आपके अक्षर होते हैं स्वर व्यंजन मिला के, देखते हैं कौन कौन से 52 व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों पहला टॉपिक आपका यहाँ पे लिखा हुआ वर्णमाला। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि क्या है वर्ण और क्या होती है वर्णमाला। तो वर्ण को सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि, कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो दोस्तों वर्ण आपके कहलाते हैं। अर्थात जैसे का है, का में अगर, तो दोस्तों टुकड़े का मतलब है कि उसमें स्वर आपका शामिल नहीं होता है और कोई भी व्यंजन ऐसा नहीं होता इसमें स्वर शामिल ना हो। तो जैसे हमें कहना है का, अभी ये का आपका पूरा है, इसमें आ स्वर शामिल है, लेकिन जब इस का में हम हलंत कर देंगे तो ये बचेगा आधा का, अर्थात इसके समान। और दोस्तों इस का की जो ध्वनि निकल रही है उसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो अर्थात यही सारी की सारी ध्वनियाँ जो वर्णमाला में है जिनके टुकड़े नहीं हो सकते उनको हम वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों दूसरा आपका शब्द बनता है वर्णमाला। कि वर्णमाला की परिभाषा अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे। तो वर्णमाला दोस्तों क्या, आइए देखते हैं कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम। जो ये वर्णों का व्यवस्थित क्रम है, व्यवस्थित का मतलब कि आ के बाद हमेशा बड़ा आएगा, छोटी के बाद बड़ी आएगी, बड़ी के बाद छोटा हुआ आएगा, ऐसे ही का के बाद खा, खा के बाद गा, ऐसे आखिरी में छ त्र ज्ञा। ये जो क्रम से वर्णों का ये आगमन होता है, यही इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं वर्णमाला को हिंदी में कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों बता दूं आपको, हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। इनके प्रमुख रूप से 2 भाग यानी पार्ट्स हैं। पहला आपका है स्वर और दूसरा है दोस्तों आपका व्यंजन। पहला हो गया स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन। तो दोस्तों बता दूं आपको, स्वर आपके हिंदी में होते हैं 13 और व्यंजन दोस्तों आपके हैं 39। तो इनको हम दोस्तों अलग करके बताएंगे, 13 स्वर कौन से हैं और 39 व्यंजन कौन से हैं। तो इसमें पहले दोस्तों मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ कि स्वर आपके कौन से 13 होते हैं। तो दोस्तों 13 आपके स्वर और 39 व्यंजन बराबर ही वर्ण आपके हो जाते हैं 52। दोस्तों आपने भी सुना होगा हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आप देखेंगे कि वो स्वर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें स्वर में भी कैटेगरी है। स्वर भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है ह्रस्व स्वर, दूसरे हैं दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। इनको दोस्तों मात्राओं की जो टाइमिंग है, समयावधि है, उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है। देखते हैं किनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, किसको दीर्घ कहते हैं और किसको प्लुत स्वर कहते हैं। तो दोस्तों इसका पहला पार्ट है ह्रस्व स्वर। दूसरा है दोस्तों आपका स्वरों का भाग, जिसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। और तीसरा आपका पार्ट है स्वरों का, जिसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इनका डिवाइडेशन मात्राओं की समयावधि के ऊपर निर्धारित किया गया है, किस मात्रा को बोलने में कितनी मात्रा का समय लगता है। अर्थात जिन मात्राओं के, जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व माने होता भी है छोटा यानी कम, दीर्घ माने बड़ा यानी ज्यादा। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं
और दोस्तों प्लुत स्वर उन स्वरों को कहा जाता है, उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का अर्थात पहली मात्रा से 3 गुना अधिक समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। आइए दोस्तों इनके उदाहरण देखते हैं एक तरफ से। तो दोस्तों इनके उदाहरण इस प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर आपके 4 होते हैं। पहला आपका है आ, फिर है ई, इसके बाद ऊ, और चौथा हो गया री। ये दोस्तों आपके ह्रस्व स्वर। दीर्घ देखते हैं। दीर्घ स्वर हैं दोस्तों आपके, इन्हीं के दोस्तों बड़ा करते चले जाएंगे। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये दोस्तों हैं आपके 7 दीर्घ स्वर। 4 हो गए आपके ह्रस्व स्वर। अब आते हैं प्लुत स्वर में, अर्थात देखते हैं कौन से ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लग रहा है। इसमें दोस्त शब्द आ जाता है आपका एक ओम। तो दोस्तों देखिए ये आपका ह्रस्व स्वर, इसको हम पढ़ने में कैसे पढ़ेंगे? अ, अर्थात इसमें 1 मात्रा का समय लग रहा है। ई, उ, री। इसमें देखिए दोस्तों डबल मात्रा का समय लगेगा। आ, ई, उ। और ये जो आपका ओम शब्द है इसमें मात्रा का 3 गुना समय लगेगा ह्रस्व की मात्रा का। ऐसे इसको हम पढ़ेंगे ओम। तो आप भी समझ रहे होंगे कि 3 मात्रा का इसमें समय लगा। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 आपके हो गए ह्रस्व स्वर, 7 हो गए आपके दीर्घ स्वर, और 7 4 11। मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था कि स्वर आपके हैं 13। तो 2 कौन से बचे? तो दोस्तों 2 स्वर आपके और हैं, वो हैं आपके अंग, और दूसरा है आपका आहा। अंग और आहा, इनको दोस्तों हम कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्योंकि इनमें अपनी पर्सनल एक मात्रा नहीं है, ये संयुक्त है। आ और ना का मिलन है, ये आ और हा का मिलन है। इनको दोस्तों अलग अलग अगर देखते हैं तो अंग को दोस्तों हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार, इस आ में जो ऊपरी बिंदी रखी हुई है इसी को दोस्तों हम अनुस्वार कहते हैं। ये आपका आ गया आहा। आहा को दोस्तों अगर पर्सनल देखा जाए तो आहा को हम कहते हैं विसर्ग, जिसमें आप यहाँ पे 2 बिंदी देख रहे हैं, ये इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। और अगर इनको संयुक्त रूप से पूछा जाए कि अंग और आहा को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, तो दोस्तों अंग और आहा को संयुक्त रूप से हम कहते हैं अयोग वाह। ये दोस्तों कई बार कई कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है कि अंग और आहा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इनको हम कहते हैं अंग को अगर सिर्फ अंग पूछा जाए तो हम कहते हैं अनुस्वार, आहा पूछा जाए तो हम कहते हैं विसर्ग। लेकिन अंग और आहा को दोनों संयुक्त रूप से पूछा जाए तो इसे हम कहते हैं अयोग वाह। और इसकी वजह भी बता दें कि इसको हम अयोग वाह क्यों कहते हैं। क्योंकि अंग और आहा ये जो 2 आपके स्वर हैं, इनका मिलन या इनका मेल ना तो पूर्ण रूप से स्वरों की लिस्ट में है, ना ही व्यंजन की लिस्ट में है, इसलिए इनको हम अयोग वाह कहते हैं। यानी अ माने नहीं है, योग माने जिनका योग, यानी जो नहीं जोड़े जाते ना तो स्वर में ना ही व्यंजन में, इसलिए इनका नाम पड़ा है अयोग वाह। तो दोस्तों ये रहा आपका स्वरों का विभाजन। इसके बाद स्वरों के और भी अन्य विभाजन होते हैं। तो अन्य 5 प्रकार से स्वरों, तो ये अन्य 5 प्रकार से स्वरों के और विभाजन किए जाते हैं। उसमें दोस्तों पहला आपका विभाजन आता है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो दोस्तों जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका हो जाता है अग्र स्वर, दूसरा आपका है मध्य स्वर, और तीसरे दोस्तों आपके वो हैं स्वर जो कि पश्च स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों
इनका प्रयोग किस आधार पर किया गया? जिन वर्णों को उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा जीभ आगे की तरफ बढ़ती है उसे हम कहते हैं अग्रस्वर। जैसे आपका है ई, ए। और जो आपके पश्च स्वर हैं उसमें आपका आता है उ, ओ, औ। और जो आपके मध्य स्वर हैं इसमें आपका आता है सिर्फ आ। तो दोस्तों लिख लीजिए कि अग्र स्वर आपके होते हैं ई, इसके बाद ए और ऐ। मध्य स्वर हो गया आपका आ। और पश्च स्वर दोस्तों होते हैं, अगर मान लो आगे के स्वर, क्योंकि ई के बाद आता है आपका उ और उ। ये पश्च बाद में आ रहे तो पश्च स्वर कह दिया। इसके बाद फिर अगर माने पहले कौन आए? ए और ऐ। इनके तुरंत बाद यानी पश्च कौन कौन से आएंगे वर्ड? तो दोस्तों उनको लिख देंगे। ए ऐ के बाद आएगा आपका ओ और औ। दोस्तों ये हो गए आपके पश्च स्वर। इसमें दोस्तों एक और आ जाता आपका बड़ा आ। इसमें बड़ा आ भी दोस्तों शामिल है। तो ये हो गया आपके अग्र स्वर, मध्य स्वर और ये हो गया आपके पश्च स्वर। इसके बाद दोस्तों स्वरों का हम अगला विभाजन देखते हैं, जिसको हम कहते हैं जीभ के उठने के आधार पर। अभी था जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का विभाजन। अब दोस्तों अगला इसका विहित आएगा जीभ के उठने के आधार पर। जीभ के उठने के आधार पर। तो दोस्तों जीभ के उठने के आधार पर हम स्वरों को 4 भागों में बांटते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से हैं देखते हैं। वो हैं आपके समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कौन कौन से उसमें आते हैं। पहला इसका पार्ट हो जाता है समृद्ध। दूसरा दोस्तों इसका पार्ट है अर्धसमृद्ध। तीसरा दोस्तों पार्ट है इसका विवृत। और चौथा इसका पार्ट है अर्ध विवृत। तो ये हैं दोस्तों इसके 4 प्रकार। इनमें हम देखते हैं किस प्रकार से कौन कौन से इसमें वर्ड आते हैं। तो समृद्ध का अर्थ है दोस्तों कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य वृत्ताकार बने उसे कहते हैं समृद्ध। और जिन वर्णों के जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य अर्धवृत्ताकार बनता है उसे कहते हैं अर्ध समृद्ध। इसके बाद दोस्तों विवृत का मतलब जिससे वृत्त से भी बड़ा वृत्त बने स्वर के बोलते समय मुख से, उसे कहते हैं विवृत। और जिसमें आधा विवृत मुख्य रूप ले उसे कहते हैं अर्धविवृत। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से समृद्ध में आते हैं, अर्धसमृद्ध में, विवृत या अर्धविवृत में स्वर आते हैं। तो सबसे पहले समृद्ध में देखेंगे दोस्तों। तो समृद्ध में आपका आता है बड़ी ई और बड़ा ऊ। जब ये दोस्तों उच्चारण करेंगे तो आपका मुंह वृत्त बनेगा। जैसे हम कह रहे ई, मुंह राउंड के हिसाब से बनना है। हम कह रहे ऊ, तो ऊ में भी एक राउंड जैसा बनना है। इसी को कहते हैं दोस्तों वृत्त, समृद्ध। इसके बाद अर्धसमृद्ध दोस्तों इसी के छोटे रूप, यानी कि ई का छोटा रूप छोटी ई और बड़े ऊ का छोटा रूप ऊ। ये दोस्तों आपके हो जाएंगे अर्धसमृद्ध, क्योंकि इनके उच्चारण देखिए दोस्तों, मुंह का आधा वृत्त बनेगा। ई आधा बनना है, ऊ में भी आधा बनना है। तो ये हो गया आपके दोस्तों अर्धसमृद्ध। इसके बाद अगला आपका आता है विवृत, यानी वृत्त से भी बड़ा वृत्त बने जिनके उच्चारण उन्हें हम कहते हैं विवृत। इसमें देखिए दोस्तों कौन कौन से आते हैं विवृत में। इसमें आपका आता है आ के बाद आएगा आपका ऐ और ऐ के बाद आएगा आपका ओ। तो इसमें वृत्त से भी बड़ा वृत्त देखना दोस्तों, उच्चारण कर रहे हैं कैसे बनेगा। आ यानी मुख्य वृत्त से भी बाहर जा रहा है, इसको हम कह रहे हैं इसलिए विवृत कह रहे हैं। इसके बाद ऐ औ, यानी वृत्त से भी बड़ा वृत्त बनना है, इसलिए इसको हम विवृत स्वर कहेंगे। और अर्धविवृत दोस्तों हो जाएगा, यानी विवृत का आधा जब रूप ले मुख। तो अर्धविवृत में दोस्तों इनके छोटे वाले रूप हो जाएंगे, यानी बड़े आ का छोटा रूप आ, ऐ का छोटा रूप ए एवं औ का छोटा रूप ओ।
तो ये हुए दोस्तों जीभ के उठने के आधार पर स्वरों के भेद। इसके बाद दोस्तों आता है तीसरा प्रकार स्वरों का, जिसे हम कहते हैं होठों की स्थिति के आधार पर। तीसरा प्रकार आपका है होठों की स्थिति के आधार पर। तो दोस्तों होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं वृत्तमुखी, दूसरे होते हैं अवृत्तमुखी। अर्थात वृत्तमुखी वो होते हैं स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्ताकार बनता है, और अवृत्तमुखी वो वर्ण होते हैं दोस्तों, वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख वृत्ताकार नहीं बनता है। तो देखिए दोस्तों कौन कौन से दो। पहला आपका है वृत्तमुखी और दूसरे आपके हैं दोस्तों अवृत्तमुखी। पहले आपके हो गए वृत्तमुखी और दूसरे हैं अवृत्तमुखी। तो अवृत्तमुखी में दोस्तों आपके स्वर आते हैं छोटा आ, इसके बाद आ जाएगा आपका बड़ा आ, इसके बाद आएगी आपकी छोटी, छोटी के बाद आएगी आपकी बड़ी, इसके बाद आएंगे आपके ए तथा ऐ। इनके उच्चारण दोस्तों देखेंगे कि मुख्य वृत्ताकार नहीं बनता है। आ, ई, ए, नहीं बनना है वृत्ताकार। वृत्ताकार देखते हैं दोस्तों किन में बनेगा। तो वृत्ताकार मुख आपका बनता है ऊ, बड़े ऊ में, ओ तथा औ में। तो ये है दोस्तों आपके वृत्तमुखी। ऊ वृत्ताकार मुख बनना है, ओ औ इनमें भी आपका मुख वृत्ताकार बनना है। तो ये थे दोस्तों आपके होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। चौथा इसका पार्ट आता है। तीसरा इसका पार्ट है कि हवा का नाक या मुंह से निकलने के आधार पर। कि जब हवा नाक से निकलती है तो उनको क्या कहते हैं, उन स्वरों को। जब हवा जिन स्वरों के उच्चारण में मुख से निकलती है उन स्वरों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों हवा का नाक या मुंह से निकलने के आधार पर विभाजन दो प्रकार से किया गया है। पहला आपका है अनुनासिक और दूसरा भाग है दोस्तों आपका निरनुनासिक। अर्थात एक है अनुनासिक जो नाक के स्वर से बोले जाते हैं, और दूसरे हैं जो बिना नाक के स्वर के बोले जाते हैं। इनके दोस्तों उदाहरण देखते हैं। तो अनुनासिक कौन कौन से हो जाएंगे। आ में चंद्रबिंदी, इसको पढ़ेंगे आ करके। दूसरा बड़ा बनाइए, इसमें चंद्रबिंदी लगा दो, आ करके पढ़ते हैं। और आपकी ई, इसमें भी चंद्रबिंदी आपकी। तो पढ़ेंगे आ, इसको पढ़ेंगे आ, इसको पढ़ेंगे ई। तो ये दोस्तों आपके हो गए अनुनासिक स्वर। निरनुनासिक में दोस्तों देख लो, इसकी हम चंद्रबिंदी हटा देते हैं तो हो जाएगा आपका आ, बड़ा आ, इधर ई। ये आपके निरनुनासिक, इसमें हमें नाक के स्वर की सहायता नहीं पड़ रही। आ ई। तो ये दोस्तों हो गया आपके हवा के नाक या मुख से निकलने के आधार पर स्वरों का विभाजन, अनुनासिक और निरनुनासिक। इसके बाद अंतिम दोस्तों इसका भेद बचा स्वरों का, जिसे हम कहते हैं घोषत्व के आधार पर स्वरों का विभाजन। पंचम आपका भेद है घोषत्व के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो दोस्तों बता दें कि घोष का मतलब क्या होता है। घोष का अर्थ होता है कि स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन।
स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन ही घोष कहलाता है। तो घोषत्व के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं आपके सघोष और दूसरा भाग है दोस्तों आपका अघोष। अर्थात जिनमें घोषत्व उत्पन्न हो वो सघोष होते हैं, जिनमें घोषत्व उत्पन्न ना हो, स्वर तंत्रियों में घोष ना हो, उन्हें हम अघोष स्वर या अघोष स्वर कहते हैं। तो दोस्तों ये हुए आपके अभी तक के स्वरों के विभाजन। इसके बाद आप चलते हैं व्यंजन की तरफ। तो 13 हमने अभी तक आपके स्वर पढ़ाए हैं, जिनमें कि 4 आपके थे ह्रस्व स्वर, 7 थे आपके दीर्घ स्वर और उसके बाद 2 थे आपके संयुक्त स्वर, जिनको हम अंग आहा के रूप में पढ़ा। अंग को अनुस्वार, आहा को विसर्ग और दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहते हैं। तो 13 दोस्तों आपके हो गए कुल मिला के, पूर्ण सब मिला के सारे स्वरों की संख्या होगी 13। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके व्यंजन। अब दोस्तों आपका टॉपिक चलेगा व्यंजन। अब वर्णमाला में स्वर के बाद आपका सेकंड टॉपिक आता है व्यंजन। तो दोस्तों व्यंजन को हम हिंदी वर्णमाला में 5 भागों में पढ़ते हैं। तो 5 तो आपके हो जाते हैं वर्ग, जिन्हें कि हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका का वर्ग, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। एक हो गया का वर्ग, दूसरा हो गया चा वर्ग, तीसरा हो गया टा वर्ग, चौथा हो गया ता वर्ग और 5वां हो गया पा वर्ग। तो दोस्तों 5 वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। तो ये 25 आपके वर्ग वाले अक्षर हो गए, अर्थात स्पर्शी व्यंजन हो गए। इसके बाद दोस्तों 25 ये, इसके बाद आते हैं आपके 4 अंतस्थ वर्ण, जिसे हम कहते हैं यारा अलावा। इसके बाद आते हैं 4 आपके ऊष्म व्यंजन, सा खे सा हा। इसके बाद दोस्तों आपके 4 वर्ण आते हैं वे संयुक्त व्यंजन, जिन्हें हम कहते हैं छत तर ज्ञा और परिश्रम वाला श्रा। तो दोस्तों 25 5 वर्ग के वर्ण 25 और 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त, यानी 12 आपके हो गए ये व्यंजन। तो 25 और 12 दोस्तों आपके हो जाते हैं 37। और उधर आपके स्वर ऑलरेडी 13 हो चुके थे। तो दोस्तों ये संख्या होगी आपकी 37 13 बराबर 50। तो दो दोस्तों कहाँ से वो वर्ण आएंगे, कहाँ से व्यंजन आएंगे, जो आपकी वर्णमाला के पूरे 52 अक्षर करेंगे। तो दोस्तों उसको भी मैं बता दूं, वो आपके 2 वर्ण होते हैं, उनको इस प्रकार से लिखा जाता है। एक तो आपका है ढ़ा, दूसरा है ड़ा, अड़ा। तो दोस्तों इसको पढ़ते हैं अड़ा, इसको पढ़ते हैं ढ़ा। ये दोस्तों अलग से लिए गए, इनको हम द्विगुणित व्यंजन कहते हैं। क्योंकि टा वर्ग में टा ठा डा आता है और उसके बाद ढा आता है। जो बिंदी लगी हुई है इससे इसका नाम हो जाता है ढ़ा, इसका नाम हो जाता है अड़ा। तो ये आपके हो जाते हैं दोस्तों सब मिला के 52 अक्षर। इसके बाद जो 5 वर्ग हैं दोस्तों, उनमें 5 वर्गों को आपको बता देता हूँ। इससे एक ना एक जरूर किसी भी एग्जाम जिसमें कि हिंदी पूछी जाती हो, एक ना एक क्वेश्चन जरूर इस टेबल से बनता है। तो दोस्तों आज मैं आपको इतने अच्छे प्रकार से इस टेबल को समझा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने 5 वर्ग लिख दिए हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो ये दोस्तों रहे आपके 5 वर्ग। तो का वर्ग में 5 अक्षर, का खा गा गा इंगा। चा वर्ग में चा छा जा जा इया। टा वर्ग में टा ठा डा डा ड़ा। ता वर्ग में ता था दा धा ना। और पा वर्ग में पा फा बा भा और मा आते हैं। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, या कौन सा वर्ण महाप्राण है, या कौन सा वर्ण अघोष है, या कौन सा वर्ण सघोष है। तो दोस्तों आइए आज मैं आपका ये पूरा डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये दोस्तों आप लाइनें देख रहे होंगे, इसके मैं नंबर डाल देता हूँ। ये होगी आपकी पहली लाइन, ये होगी दूसरी, ये आपकी होगी तीसरी, ये है लाइन आपकी चौथी और ये है 5वीं। तो पहली लाइन में जो भी वर्ण, अर्थात प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम वर्ण होता है, प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण, ये दोस्तों मैं आपको बता दूं दोनों ही अघोष होते हैं। अघोष अर्थात स्वर तंत्रियों में कोई भी घोष नहीं होता है, तो इन्हें दोस्तों हम कहते हैं अघोष। यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण ये हमेशा अघोष होंगे। जैसे का वर्ग का का, इसका चा, या फिर का वर्ग का दूसरा वर्ण खा, इसका छा, यहाँ तक। इसके बाद दोस्तों बात आती है सघोष की, कि हम सघोष से वर्ण किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो आपकी
पहली दूसरी लाइन को छोड़ के 3 लाइनें आपकी बची हैं, तीसरी चौथी पांचवी। ये दोस्तों सारे के सारे वर्ड आपके सघोष होते हैं। किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ड हमेशा सघोष होते हैं तथा पहले और दूसरे वर्ड हमेशा अघोष होते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आपको अल्प प्राण और महाप्राण का सिस्टम है। अल्प प्राण, पहली लाइन अल्प प्राण होती है, दूसरी महाप्राण, तीसरी फिर अल्प प्राण, चौथी फिर महाप्राण और पांचवी अल्प प्राण। अर्थात अल्प प्राण से ही आपकी शुरू होगी, अल्प प्राण से ही आपकी लाइन खत्म होगी। अर्थात 3 लाइनें अल्प प्राण की हैं और 2 हैं महाप्राण की। तो कैसे याद रखेंगे? पहली लाइन यानी प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ड अल्प प्राण, दूसरे वाले महाप्राण, तीसरे वाले फिर अल्प प्राण, चौथे वाले फिर महाप्राण और पांचवे वाले फिर अल्प प्राण होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे कौन से वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, अर्थात कौन सा वर्ण किसके उच्चारण से बोलते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ड या कोई भी जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इसको बोलते समय जिह्वा किस भाग का स्पर्श करती है। इसलिए दोस्तों इनको हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनके बोलने में कहीं ना कहीं जीभ हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जो का वर्ग आपका है काका गाघा इंगा, ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं किसका क्या नाम लेते हैं। दांत को दोस्तों दंत कहते हैं। जो मुख का निचला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं तालु। जो मुख का ऊपरी भाग होता है उसको हम कहते हैं मूर्धा। और इसी प्रकार से दोस्तों इसको बांटा गया है। गले को कंठ कहते हैं। तो जो जिसके उच्चारण से जिसके सहारे से बोले जाते हैं वर्ण उनको हम वही नाम देते हैं। तो का वर्ग के कोई भी अक्षर का दोस्तों पूछे जाएं तो संस्कृत में एक सूत्र है, ये सूत्र आप याद रखना, कभी भी आप इसके क्वेश्चनों को कभी गलत नहीं करेंगे। कौन सा वर्ड किसकी सहायता से बोला जाता है, किसके स्पर्श से बोला जाता है। तो देखो दोस्तों पहला सूत्र लिखा हुआ है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अर्थात आ छोटा आ, कु का मतलब है दोस्तों पूरा का वर्ग, अर्थात का खा गा घा इंगा एवं और विसर्ग इन वर्णों का उच्चारण स्थान आपका कंठ है। अर्थात छोटा आ पूछा जाए या पूरा का वर्ग पूछा जाए या फिर फा पूछा जाए और विसर्ग पूछी जाए कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो दोस्तों आप बताएंगे कंठ। दूसरा सूत्र दिया है कि इचु यसा नाम तालु। अर्थात ई चा से दोस्तों मतलब है पूरा चा वर्ग यानी चाचा जाजा मियाँ एवं या और सीटी वाली सा, इन सब के उच्चारण स्थान आपके होते हैं तालु से। दोस्तों देखिए तीसरा आपका सूत्र दिया है कि ऋतु रसाणाम मूर्धा। अर्थात रा री आपकी पूरा टा से हो गया आपका टा वर्ग यानी टाठा डाडा और रा एवं खिटकोण वाली सा, ये दोस्तों सारे वर्ड आपके बोले जाते हैं मूर्धा के सहारे से, अर्थात मुख के ऊपरी हिस्से से। तो दोस्तों टा वर्ग के बाद आपका आएगा ता वर्ग। तो इसका दोस्तों देखिए सूत्र लिखा है लेतु लसानाम दंता। ऐसे याद करेंगे लेतु लसानाम दंता। अर्थात लरी ता से हो गया तू से पूरा ता वर्ग अर्थात ता था दा धा ना ला और ये वाली आपकी सपेरा वाली सा, इन सबके उच्चारण स्थान आपके होते हैं दंत से, दांत से। कह के देख लीजिए ता था दा धा ना, जीभ हर बार दांत को स्पर्श कर रही। इसके बाद अगला सूत्र दोस्तों आपका लिखा है उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो। अर्थात उ पू से हो गया पूरा पा वर्ग इत्यादि का उच्चारण स्थान ओष्ठों ओठों के सहारे से होता है। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ पा फा बा भा मा, सब में हमारे ओंठ चल रहे हैं। अर्थात इन पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है ओष्ठ है यानी ओंठ है। इसके बाद अगला सूत्र आता है आपका अब इस वर्ग के अलावा अब कभी कभी इस चीज से पूछ लेते हैं कि जो पंचम वर्ण है अगर आपको ऑप्शन ना दिया जाए कि जो इस उसमें आ रहे हैं तो फिर आपको इनको विशेष रूप से बताना होगा कि पंचम वर्ण किस में आते हैं। दोस्तों बता दूं कि ये आपके आते हैं नासिका अर्थात नाक के सहारे बोले जाते हैं। तो इनको स्पेशली नाक वाले में रखा गया है, नासिका से रखा गया है उच्चारण स्थान। तो देखो दोस्तों इसका सूत्र लिखा हुआ है यमंगणनानाम नासिका च यानी यमंगण अर्थात इया माँ ये आपकी हो गई इंगा अड़ा और ना और माँ, ये दोस्तों पांचों वर्ण यानी प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण
नाक के सहारे बोले जाते हैं, अर्थात इनको हम कहते हैं नासिका। इनका स्पर्श स्थान है नासिका। इसके बाद दोस्तों लिखाएंगे ओ औ। ये दोस्तों बोले जाते हैं आपके ओ और औ कंठ तालु से, नहीं सॉरी, आपके ओ और औ बोले जाते हैं कंठ और ओष्ठ से। एक सूत्र होता है ओ दो तो कंठ ओष्ठम। ओ और औ कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका बचा है वा। वा होता है वकारस दंत ओष्ठम, अर्थात वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है। ये हो गए दोस्तों आपके स्पर्शी व्यंजन कौन किसकी सहायता से बोले जा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, ऊष्म कौन कौन से हैं और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अंतिम उस पर मैं चलता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं आपके 5 स्पर्शी व्यंजन के बाद आपके अंतस्थ वर्ण, अर्थात पापा बाबा माँ तक हो गया था, माँ के बाद आएगा आपका या। तो दोस्तों अंतस्थ वर्ण में व्यंजन में आते हैं आपके 4 वर्ण, या, रा, ला और वा। दोस्तों इसमें आपको बता दें कि या और वा इन दोनों को हम कहते हैं अर्ध स्वर। इन्हें दोस्तों अर्ध स्वर भी कहते हैं, या और वा को। और पूर्ण रूप से पूछा जाए कि या किस में आता है तो आप बताएंगे अंतस्थ में। या, रा, ला और वा इन 4 में से कोई भी अगर एक वर्ण पूछा जाए परीक्षा में तो आपको बताना है कि ये आपके अंतस्थ वर्ण हैं। उसमें भी कैटेगरी बता रहा हूँ, या और वा को अर्ध स्वर माना जाता है। रा को हम कहते हैं लुंठित वर्ण, अर्थात जीभ लुढ़क कर स्पर्श करती है। और दोस्तों ला को हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्योंकि जीभ का जो है पार्श्व भाग इसमें स्वर पकड़ता जा रही है, अर्थात हवा जीभ के पार्श्व भाग से निकल के आती है इसके उच्चारण में। तो ला हो गया आपका पार्श्विक, या और वा हो गया अर्धस्वर, रा हो गया लुंठित। तो और चारों पूछे जाए क्या हैं तो आपके हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद दोस्तों आते हैं आपके 4 ऊष्म व्यंजन, अर्थात जिनके उच्चारण में ऊष्मा अर्थात अंदर से एनर्जी हीट जनरेट होती है। तो वो कौन कौन से हैं, सा, खे, सा और हा। तो दोस्तों बता दें तीनों जो सा आपकी हैं, जो आपकी तीनों सा हैं, ये आपकी आती हैं अघोष महाप्राण में। इन तीनों को हम कहते हैं अघोष महाप्राण। तो तीनों सा जो दोस्तों आपके हैं ये आपके आ जाते हैं अघोष महाप्राण में। और जो आपका हा बचा तो हा दोस्तों आपका है सघोष महाप्राण। तो ये दोस्तों आपके ऊष्म भी हो गए, अंतस्थ हो गए, ऊष्म हो गए। अंत में बचते हैं आपके 4 संयुक्त व्यंजन, अर्थात ये 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से बने हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों छा किससे बना है। छा दोस्तों आपका बना है आधा का प्लस खिटकोण वाली सा बराबर छा। त्रा आपका बना है आधी ता प्लस रा बराबर त्रा। ज्ञा दोस्तों आपका बनता है जा आधी प्लस इया। और दोस्तों सरा के लिए अगर आपको बता दें, सरा आपका बनता है सीटी वाली आधी सा प्लस रा बराबर श्रा। तो ये दोस्तों हो गया आपके संयुक्त व्यंजन, क्योंकि 2 या 2 से अधिक से वर्णों के संयुक्त होने से बन रहे हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आज आपको एक साथ पूरे वर्णमाला के 52 वर्ण गिना के दिखाता हूँ। 2 मैंने उसमें वहाँ पे मौके बता दिए थे, लिख के बता देता हूँ। 2 आपके और होते हैं। अब मैं एक साथ आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि 52 वर्ण कैसे होते हैं। ये दोस्तों मैंने आपके सामने एक टेबल लिख दी है, इससे आपको एक साथ वर्णमाला के 52 अक्षर ज्ञात रहेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे, टोटल कितने थे हिंदी में 13। इसके बाद 5 आपके वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 5 25, 13 हो गया, 25 हो गए। अंतस्थ वर्ण आपके 4 हैं, यारा लावा। ऊष्म आपके 4 हैं, सा, खे, सा, हा। संयुक्त वर्ण आपके 4 हैं, छ, त्र, ज्ञा और स्रा। और द्विगुणित व्यंजन आपके 2 होते हैं। वो दोस्तों द्विगुणित व्यंजन कौन कौन से हैं, ये आपके हैं, एक तो है आपका अड़ा और एक है आपका अढ़ा। ये 2 आपके द्विगुणित व्यंजन हैं। तो इनको हम जोड़ के देखते हैं 52 होते नहीं होते। 3 और 5 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 की 2 हाथ से लगा 2, 2 1 3, 2 5 और ये हो गया 5। तो ये हो गया आपके दोस्तों वर्णमाला के 52 अक्षर।
नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।